ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी बेसिक ऑफ एसक्यूएल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो भी हमने पिछले वीक किया था उसका एक बार छोटा सा रिकैप लेंगे। ठीक है। तो जो हम एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल के बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। माई एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, देन एसक्यूएल सर्वर इज देयर, और भी बहुत सारे आते हैं, पोस्टग्री एसक्यूएल। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, राइट। जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल का अपना सर्वर प्रोवाइड करता है, वी आर यूजिंग दैट। So originally, this particular Microsoft SQL Server is paid. जो कंपनीज में यूज होता है या डाटा सेंटर्स में जो यूज हो रहा है वो पेड वर्जन होता है, राइट। बट फॉर द लर्निंग पर्पसेस माइक्रोसॉफ्ट एक और वर्जन प्रोवाइड करता है विच इज कॉल्ड एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस। ओके, तो वी आर यूजिंग दैट। अब जो एसक्यूएल सर्वर है दैट इज बेसिकली लाइक अ बैकएंड। वो आपका डेटाबेस को स्टोर करता है, जो भी एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं उसके अगेंस्ट रन करता है। ये सारा काम रहता है उसका। बट इट स्टिल इज बैकएंड, देयर इज नो यूआई फॉर दैट, राइट। आप या तो उसे कमांड लाइन से इंटरेक्ट करो, या फिर यू नीड समथिंग लाइक डिफरेंट। तो हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए बेसिकली टू इंटरेक्ट विद अवर एसक्यूएल सर्वर, राइट। तो उसके लिए वी यूज एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, SSMS। ओके, तो ये बेसिकली एक फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर है। जब आप अपना एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, इन द वेरी एंड एसक्यूएल सर्वर आपको एक सर्वर का नेम देता है, राइट। उस सर्वर नेम से हम अपने मैनेजमेंट स्टूडियो को कनेक्ट करते हैं। एंड आफ्टर कनेक्टिंग, हमारा जो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है बेसिकली, देन वी कैन लाइक रन एसक्यूएल क्वेरीज इन द मैनेजमेंट स्टूडियो, एंड दे विल बी रन अगेंस्ट द एसक्यूएल सर्वर। ठीक है। एंड जो हमारा मैनेजमेंट स्टूडियो है वो और भी बहुत सारे फायदे हमें प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर का। ओके, सो वट एवर द डेटाबेस वी आर क्रिएटिंग, जो भी हम टेबल्स बना रहे हैं, कॉलम्स बना रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो हम क्वेरीज के थ्रू निकालने की जगह पे डायरेक्टली जीयूआई मेथड से हम डेटा एक्सप्लोरर से फेच कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारा बेसिकली मैनेजमेंट स्टूडियो है। ठीक है। एसक्यूएल सर्वर हमने बैकएंड में इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल करना काफी सिंपल है, जस्ट डाउनलोड करके नेक्स्ट 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 इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। एंड इन दी एंड जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसको बंद करने से पहले वहां पे एक बटन होता है कनेक्ट नाउ का, उस पर क्लिक करके अपना डेटाबेस का नेम निकाल लेना वहां से। ठीक है। और सेकेंड या थर्ड लाइन में लिखा हुआ होता है। ओके, सो वहां से निकल जाता है। हाँ, ठीक है। अब इसके इंस्टॉलेशन में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम वगैरह भी हो तो यू कैन आस्क। ठीक है। एंड जब वो नेम निकाल लिया आपने, तो आप अपना मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल कीजिएगा। एंड उसके बाद जैसे आप पहली बार अपने मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करेंगे, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है। मैं आपको ना एक बार रीस्टार्ट करके अपना स्टूडियो दिखा भी देता हूँ। दैट थिंग आई कैन शो एक्चुअली। सेकंड, ओके। कोई इशू नहीं, मैं एक बार इसको रिस्टार्ट करता हूँ। मेरे सिस्टम में शायद से कोई इशू आ गया।
पाते हो। तो ये काफी बड़ा फायदा रहता है ईआर डायग्राम्स का, ठीक है। So let me share my screen again. तो अभी देखो हम मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ओपन हुआ है, अभी एक डायलॉग बॉक्स आएगा। सेकंड, देखो ये वाला हमारा डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप डीप में जाओगे तो आप बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ भी वर्क करोगे, और जब कंपनीज में जाओगे तो देयर विल बी लाइक पासवर्ड प्रोटेक्टेड सर्वर्स एंड एवरीथिंग विल बी देयर ना। सो उसके हिसाब से डिजाइन है ये प्रॉपर। बट अभी हमारे लिए क्या है कि हम सर्वर नेम डालते हैं। जो सर्वर नेम मेरा ऑलरेडी फिल्ड इन है, ये वहां से आया था जब मैंने अपना एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल किया था। सो इन द लास्ट पैनल जब मैंने कनेक्ट नाउ पे क्लिक किया, एक कमांड प्रॉम्प्ट टाइप विंडो खुलती है, उसके अंदर मेरे सर्वर का नाम होता है। वहां से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया। एक बार डाल दोगे तो ये रिमेंबर करेगा जब तक आप चेंज नहीं करते उसे, ठीक है। उसके बाद नीचे एक और ये वाला चेकबॉक्स दिख रहा है आपको, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, राइट। ये मैंने जैसा आपको बताया था कि बेसिकली इन द वेरी बेसिक सेंस वी आर सेइंग कि ये सर्वर हमारा ट्रस्टेड सर्वर है, ठीक है। बस इसके बाद यू क्लिक कनेक्ट, गिव इट अ सेकेंड, ये डाटा फेच करेगा आपके सर्वर से। एंड हियर जैसे आपके ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में इंफॉर्मेशन दिखने लग जाएगी, मतलब आपका एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन बन गया, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन पे ज्यादा बेटर तरीके से दिखे, ठीक है। ये हमारा डेटा एक्सप्लोरर में जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन दिखने लग जाएगी, इट मीन्स कि हमारा एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें सिक्योरिटी, सर्वर ऑब्जेक्ट्स, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें बहुत बात की आएंगी, ठीक है। जो मेन हमारा फोल्डर होता है वो है डेटाबेसेस का फोल्डर। जितने भी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो सब इसके अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। अब अगर जैसे मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, इस प्लस आइकन पे क्लिक करके आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको एक्सपैंड किया, मेरे पास यहाँ पे 3 डेटाबेसेस क्रिएटेड है। ऊपर में सिस्टम डेटाबेस एंड डेटाबेस स्नैपशॉट है, वो एसक्यूएल सर्वर के बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस आते हैं वो वहां पे स्टोर होते हैं। जो हम मैन्युअली क्रिएट करते हैं डेटाबेस, वो यहाँ पे होते हैं सारे, लर्न, टेस्ट, ये सारे हमारे जो मैन्युअली क्रिएटेड डेटाबेस है वो है, ठीक है। कैसे क्रिएट करते हैं, जो कमांड्स होते हैं वो सब अभी चलते हैं उनपे। बट जैसे लेट मी ओपन दिस टेस्ट जीबी, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास अगेन मल्टीपल फोल्डर्स आ गए हैं, ठीक है। हर एक फोल्डर का यूज है, ऐसा नहीं है कि यूज ही नहीं है। हर एक फोल्डर का एक स्पेसिफिक यूज है, डिपेंडिंग ऑन आप डेटाबेस में एक्चुअली कर क्या रहे हो, ठीक है। डेटाबेस में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इफ यू आर गोइंग फॉर डेटा साइंस तो आपको डेटाबेसेस, टेबल्स, रिलेशंस, इन्हीं से काम है, ठीक है। दे आर जॉब पोस्ट लाइक डेटा सिक्योरिटी, सो दे आर मैनेजिंग की टेबल्स कहीं से डेटा लीक ना कर दें, या फिर कहीं से हमारा सर्वर हैक ना हो जाए, दे आर मैनेजिंग दैट। सो वहाँ पे पॉलिसीज मैनेज कर रहे हैं, काफी कुछ मैनेज कर रहे हैं। सो वो सिक्योरिटी पे ज्यादातर वर्क करते हैं, सिक्योरिटी वाले फोल्डर्स हैं, राइट। तो ऐसे मल्टीपल रूल्स होते हैं अलग अलग कंपोनेंट के लिए बेसिकली, ठीक है। तो विल ओपन टेबल्स, कि इसके अंदर हमारे टेबल्स कौन कौन से हैं। अगेन प्लस पे क्लिक करके इट विल एक्सपैंड, एंड वी हैव 2 टेबल्स हियर। सो एक फीस है एंड स्टूडेंट्स है, ठीक है। आगे जो डीबीओ डॉट आ रहा है, दैट इज बेसिकली योर यूजर। जब हम एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, एक डिफॉल्ट यूजर होता है हमारा डीबीओ, ठीक है। तो अगर आपने कोई कस्टम यूजर क्रिएट किया है, आगे सीखेंगे वो भी कैसे करते हैं। तो उसके नाम से आएगा, जैसे मैं योगेश के नाम से अगर क्रिएट कर दूंगा तो इट विल बी योगेश डॉट दैट टेबल नेम, ठीक है। अभी हम डिफॉल्ट यूजर को ही यूज किया है तो इसलिए हमारे पास ये 2 टेबल्स अवेलेबल है, फीस एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। किसी भी टेबल को ओपन करूंगा, सो अगेन मल्टीपल कॉलम्स आर देयर, एंड आई कैन ओपन कॉलम्स टू सी द कॉलम्स, ठीक है। इसके अंदर जैसे फीस का कॉलम है, इसमें मैंने क्या बना रखे हैं, ट्रांजेक्शन आईडी, देन एनरोलमेंट नंबर, देन स्टूडेंट नेम, अमाउंट, 4 मंथ एंड ड्यू। ये मैंने बेसिकली एग्जांपल है। इतने कम कॉलम्स नहीं होते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, लाइक डजन्स ऑफ कॉलम्स होते हैं, 12, 24, 56, हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स भी देखे हैं मैंने, ठीक है। एंड उस लेवल पे उस चीज को डिजाइन करने के लिए आपको ईआर डायग्राम डेफिनेटली चाहिए होते हैं। यहाँ पे क्योंकि बहुत कम कॉलम्स हैं, वी कैन लाइक थिंक कि हम क्या क्या करने वाले हैं, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, राइट। बट while teaching I recommend
कि ईआर डायग्राम्स आप लोग ना बनाते चलो साथ साथ, जो भी हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं उस हर एक डेटाबेस का एक ईआर डायग्राम क्रिएट करते चलो, ठीक है ना। तो कमिंग टू द मेन पार्ट, ये सब क्रिएट कैसे होता है, राइट। तो उसके लिए वी हैव दिस ब्लैंक स्पेस, अब यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। हमें ओपन करना होता है हमारा क्वेरी एडिटर, ठीक है। तो आप मल्टीपल क्वेरीज के लिए मल्टीपल एडिटर्स यूज कर सकते हो, या एक ही एडिटर में आप बहुत सारी क्वेरीज को रन कर सकते हो। तो उसके बारे में अभी सीखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए या तो आप यहाँ से न्यू क्वेरी पे क्लिक कर सकते हैं ऊपर, ठीक है, सेम थिंग। वरना सिंपली कंट्रोल एन भी करेंगे तब भी आपका क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है। कंट्रोल एन किया हमने, ये हमारा क्वेरी एडिटर ओपन हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम क्वेरीज लिख सकते हैं उनको, देन ऊपर एग्जीक्यूट का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन अ कंपनी इन्वायरमेंट, जो आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो चीजें कैसे होती हैं कि इस क्वेरी एडिटर में ना जितनी भी क्वेरीज आपकी हैं वो सारी आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। एंड देन यू विल एग्जीक्यूट इट एट वंस। बट क्योंकि अभी हम सीखेंगे तो हम एक एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे मल्टीपल क्वेरी जितनी मर्जी लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। अगर किसी क्वेरी में कुछ एरर आ भी रहा है तो वो हमारा एसक्यूएल सर्वर उसमें बताएगा कि हाँ ये एरर है, एंड अगली क्वेरी पे स्किप कर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेटाबेस क्रिएट करना सीखते हैं। तो फॉर दैट वी हैव अ कमांड कॉल्ड क्रिएट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ना डीडीएल में आ गए हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। इसमें हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कि डेटाबेस का नाम क्या रहेगा, उसके अंदर टेबल्स कौन कौन से रहेंगे, टेबल्स आपस में कनेक्टेड कैसे होंगे, जो टेबल्स हैं उनके अंदर कॉलम्स क्या क्या होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हम डीडीएल से करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीपल कमांड्स आते हैं, कंस्ट्रेंट्स आते हैं, तो उसके बारे में धीरे धीरे सीखते हैं। तो सबसे पहला कमांड हम सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिएट, ठीक है। सबसे पहला कमांड है क्रिएट। अब क्रिएट कमांड के साथ यू कैन यूज डेटाबेस और टेबल, जो आपका मन करे। सबसे पहले हम डेटाबेस बनाते हैं, so it is create, then database, and then your database name. So let's do testdb2, क्योंकि मेरा testdb ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए मैंने testdb2 लिखा। सेम नेम से दो डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जो क्वेरी है क्रिएट एंड डेटाबेस मैंने ऑल कैप्स में लिखी है। ऐसा इसे ऑल कैप्स में लिखना जरूरी नहीं है, बट द थिंग इज कि अगर आप एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर वर्क कर रहे हैं तो आप स्मॉल में भी लिखिए, नो इशू, वहां पे सब कुछ हैंडल हो जाता है। बट कई सारे ऐसे एसक्यूएल के फ्लेवर्स हैं जिसके अंदर आपको ऑल कैप्स में ही लिखना पड़ेगा, जो केस सेंसिटिव होते हैं। ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। इसमें स्मॉल एंड लार्ज बेसिकली द सेम थिंग, ठीक है। एंड जब भी आप एक क्वेरी लिखते हैं वो एंड होती है एक सेमीकोलन से, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्वेरी एंड हो जाती है, ठीक है। इसको हम जैसे एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास एक नया डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले ना ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में इनको बंद कर देते हैं, ठीक है भाई। हमारे पास 3 डेटाबेस है, तो वी विल एग्जीक्यूट दिस। हमने इसको एग्जीक्यूट किया, नीचे हमारे पास आया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। बेसिकली हमारी क्वेरी में कोई इशू नहीं आया। एंड व्हेन वी गो ओवर हियर, अभी तो अभी हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस आया नहीं है, ठीक है। द इशू इज कि जो कनेक्शन है बेसिकली अपने मैनेजमेंट स्टूडियो का एंड एसक्यूएल सर्वर का, वो थोड़ा सा यू कैन से डिलेड है, या जब रिफ्रेश बेसिस पे वर्क करता है ये। मैनेजमेंट स्टूडियो क्या करता है कि हर एक इंटरवल के बाद एसक्यूएल सर्वर से अपने डेटा को रिफ्रेश करता है ना। तो कभी कभी ये जो ऑटोमेटिक रिफ्रेश है वो जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं उनको पिक नहीं कर पाता। सो व्हाट वी हैव टू डू इज मैन्युअली रिफ्रेश इट। यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, ऊपर आइकन होता है हमारे पास रिफ्रेश का, तो मैन्युअली रिफ्रेश इट। हमने एक बार रिफ्रेश किया, डेटाबेस में जाएंगे, हमारे पास आ गया हमारा डेटाबेस, ठीक है। सिंपल, क्लियर। एंड किसी को भी कोई भी डाउट हो बीच में इंटरप्ट कर देना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। किसमें नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी नेम्स हैं उसके अंदर स्पेसेस अलाउड नहीं होते। आप कॉलम के नाम ले लो, टेबल के नाम ले लो, डेटाबेसेस के नाम ले लो, इसके अंदर स्पेसेस अलाउड नहीं होते। कॉम अंडरस्कोर अलाउड है, कॉमास अलाउड नहीं होते। इट्स बेसिकली कि एक सेट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, आई गेस। सिर्फ अंडरस्कोर ही है, सिर्फ अंडरस्कोर ही है और कोई नहीं है। हाँ वो तो जो वेरिएबल के कॉमन कन्वेंशन होते हैं वो अलग रहता ही है, ठीक है।
हाँ, ये बाकी सारे तो कैरेक्टर कुछ ना कुछ मीन करते हैं ना एसक्यूएल में। हाँ, ठीक है। अब सिंपली अपने नाम लगा दिया ना, डेटाबेस क्रिएट कर दिया यहाँ पे। ठीक है। अब हमें मूव ऑन करना है टेबल क्रिएशन पे। ठीक है। बट एसक्यूएल को हमें बताना पड़ता है कि जब हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं ना, तो कौन सा डेटाबेस यूज करना है। हमें हर बार बताना पड़ेगा कि वी हैव टू क्रिएट अ टेबल इन दिस डेटाबेस, और मतलब वी हैव टू यूज दिस डेटाबेस और दिस डेटाबेस। तो जो नेक्स्ट क्वेरी हमारी रहती है, इट इज ऑफ यूज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हमारा दैट इज यूज। ठीक है। यूज के बाद वी सिंपली पुट अवर डेटाबेस नेम, हमारा था टेस्ट db2। तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीट भी आता है, टैब से ऑटो कंप्लीट भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। एंड देन अगेन सेमीकोलन एंड एग्जीक्यूट। अब इसका आउटपुट आपको ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वी आर जस्ट सिलेक्टिंग दैट। ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि इस क्वेरी का कुछ आउटपुट आपको जैसे क्रिएट करने पे हमें दिख गया था, है ना, यूज करने पे नहीं दिखेगा, क्योंकि वी आर सिलेक्टिंग दैट। ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली आए, दैट इज इनफ। ठीक है। उसके बाद वी कैन क्रिएट अ टेबल। उसके लिए अगेन क्रिएट कमांड इज देयर। एंड क्योंकि हम टेबल को अब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डेटाबेस, सो वी विल गो टू टेबल, मतलब वी विल राइट टेबल। ठीक है। अब हमें लिखना है टेबल का नाम, कि हमारे टेबल का नाम क्या है। सो किसी भी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से हॉस्पिटल का एक वो बनाते हैं। ठीक है, डेटाबेस हम पेशेंट बना सकते हैं, डॉक्टर्स बना सकते हैं, बिल स्टाफ बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर्स बनाते हैं। ठीक है। टेबल का नाम होता है डॉक्टर्स, सॉरी, टेबल का नाम होता है डॉक्टर्स। ठीक है। अब जैसे डेटाबेस में तो क्या था कि डेटाबेस का ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता कि जो हमें पहले से डिफाइन करना पड़े, राइट। डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, वही आपस में कनेक्ट होते हैं, वही डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। बट टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं जो हमें पहले से डिफाइन करने पड़ेंगे, राइट। तो हमें यहीं पे कॉलम्स दे देने हैं उसे, कि कौन कौन से कॉलम है इस टेबल के अंदर। तो वो कैसे देंगे, पुट पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस डलता है। ठीक है। अब एसक्यूएल में क्या है कि जो क्वेरी है ना, आप पूरी एक ही लाइन में लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू। बट एक टीम इन्वायरमेंट में जब आप वर्क कर रहे हैं, एक डेटाबेस के ऊपर आप अकेले तो वर्क करेंगे नहीं, एक कंपनी के अंदर पूरी टीम होती है वर्क करने के लिए। आपकी जो क्वेरीज हैं, जो भी आप बिल्ड कर रहे हो, वो शेयर्ड होगा अमंग ऑल द टीम मेंबर्स, राइट। सो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो कि हर जगह पे फॉलो किया जाता है। तो उसी फॉर्मेट में अभी से आप लिखने की आदत डाल लो, एंड इट विल बी बेटर। ठीक है। तो व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ टेबल ना, सो ऐसे ओपन करना के बाद नेक्स्ट लाइन एंड टैब, यहां से हम कॉलम के नाम देते हैं। ठीक है। तो लेट्स से फर्स्ट वन इज आईडी, सिंपल आईडी बनाते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर देना है हमें डेटा टाइप। ठीक है। इस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, राइट। इसका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर। सो विल सिंपली टाइप इंट। एंड इंट के साथ हमें लिमिट देने की नीड नहीं होती है। ठीक है। इनके साथ हम लिमिट नहीं देते हैं, वैर या क्या के साथ हम लिमिट जैसे देते हैं ना, वो इंटीजर के साथ नहीं देते हैं। ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं, कंस्ट्रेंट्स वगैरह पे भी नहीं जाते हैं। ठीक है। तो हमने बनाया इंटीजर। ठीक है, आईडी। उसके बाद हम एक नेम बना लेते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे हमने नेम लिखा, नेम टर्न ब्लू। क्यों? क्योंकि नेम एक कीवर्ड है एसक्यूएल का। ठीक है। जैसे क्रिएट टेबल था ना, वो ब्लू हुए थे, वो कीवर्ड थे एसक्यूएल के, वो सही थे। बट हमें यहाँ पे कॉलम का नाम डालना है, एंड कॉलम का नेम कैन नॉट बी अ नेम फ्रॉम योर एसक्यूएल कीवर्ड्स। ठीक है। तो हमें कुछ और नाम रखना पड़ेगा। तो इसका हम डॉक नेम कर देते हैं। सो डॉक अंडरस्कोर नेम, ये रख दिया हमने अपने कॉलम का नाम। ये चेंज हो गया। ठीक है ना। ठीक है। अब अगेन इसका वी विल गिव डेटा टाइप, नेम है, बेस्ट डेटा टाइप फॉर नेम इज varchar। हाँ, varchar। सो विल डू varchar वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है। नाउ इसमें हम लिमिट देते हैं कि कितने कैरेक्टर की लिमिट हमें रखनी है। तो नेम है 100 कैरेक्टर्स इज मोर देन इनफ, राइट। विल डू 100 एंड अगेन कॉमा, हर एक क्वेरी के बाद एक कॉमा रहेगा। ठीक है। देन ऐसे ही दो तीन कॉलम्स और बना लेते हैं।
हाँ, एंड में मैंने साइज इसलिए क्यों नहीं दिया, क्योंकि जब एसक्यूएल सर्वर की हम बात कर रहे हैं, जैसे माई एसक्यूएल की अगर बात करो तो उसमें इंट में भी साइज जाता है, राइट। एसक्यूएल सर्वर की हम बात कर रहे हैं, इसमें इंट में साइज नहीं जाता है। बाय डिफॉल्ट 4 कैरेक्टर का ये डिफाइंड होता है। अगर हमें हाँ बड़ी वैल्यूज डालनी है इंटीजर में, तो वी यूज बिग इंट। हाँ, इसके अंदर एक और डेटा टाइप होता है बिग इंट। हाँ, माई एसक्यूएल में देखो इसमें से बिग इंट होता है। बिल्कुल। इसमें 4 लेता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। इसमें हम एक्चुअली कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है, इसके बाद हम ब्रैकेट लगा के अपना वो डिफाइन कर दे लिमिट, वो अलाउड ही नहीं होता, वो एरर दे देगा। ठीक है। सो वी हैव इंट एंड बिग इंट। इंटीजर बेसिकली 4 कैरेक्टर्स आपके डिफाइंड होते हैं, कि मतलब 4 कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं। बिग इंट में वो फिर वेरिएबल बन जाते हैं, जितने आप डालेंगे उस हिसाब से वो स्पेस लेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एसक्यूएल जो आपकी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है ना, उसके मैंने बताया अलग अलग फ्लेवर्स हैं। तो एसक्यूएल सर्वर का जो क्वेरीज हैं वो थोड़ी सी आपकी डिफरेंट रहेंगी माई एसक्यूएल से, अगर आप कंपेयर करोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यही यूज होता है माई एसक्यूएल, तो आजकल बहुत रेयरली यूज होता है, ज्यादा प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा एसक्यूएल सर्वर आपका यूज किया जाता है। सो इसलिए एक चीज आ गया। ठीक है। अगर आपने माई एसक्यूएल किया हुआ है तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। थोड़ी बहुत डिफरेंस है एक दो जगह पे ना, बस वही थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। ठीक है। तो हमने एक नेम बना दिया। लेट्स डू सम अदर थिंग्स। लेट्स से डिपार्टमेंट, एंड अगेन varchar, एंड लेट्स डू 20 दिस टाइम, क्योंकि डिपार्टमेंट के नेम छोटे ही होते हैं, है ना। एंड यहाँ पे ना एक चीज और है, कि जो varchar में लिमिट डाल रहे हो ना, आप सोचोगे कि मैं हर एक में 500 डालता चलता हूँ, सारी ही चीजें फिट हो जाएंगी उसमें। बट उसका एक कर सकते हो definitely, कोई इशू नहीं है, उसका एक ड्रॉबैक है, कि जितने आप कैरेक्टर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो ना, उतनी स्पेस उसने रिजर्व कर ली है वहां पे। ठीक है, उतनी स्पेस उसने वहां पे रिजर्व कर ली है। अब वेरिएबल कैरेक्टर का क्या मतलब है, कि आप उसे कम डालो ज्यादा डालो, मतलब उस रेंज में आप डाल सकते हो आराम से कैरेक्टर्स। देखो, 3 होते हैं कैरेक्टर, जितना स्पेस मेंशन कर दिया ऑक्यूपाई कर लिया उसने। ठीक है। varchar, जितना हमने स्पेस हमने मेंशन किया, जब उसने वैल्यू को टेबल में इंसर्ट किया उतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, तो उसने देखा कि वैल्यू की लेंथ कितनी आई है, बाकी स्पेस खाली कर दिया। varchar 2 में जितना कैरेक्टर की लेंथ है वो पहले उसने देखी, उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया। ठीक है, ये डिफरेंस है। क्लियर। इसमें ये क्यों रिकमेंडेड होता है कि जितना आपको लाइक सोच के है उतना ही डालें। वो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके जो कंपनीज में स्टोरेज होती है ना सर्वर्स की, वो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड होती है, पूरी पूरी भरी हुई होती है। ठीक है। तो आपके पास इतना रूम नहीं होता कि आप पहले ऑक्यूपाई करवा लो फिर खाली करो, क्योंकि पहले ऑक्यूपाई करने के लिए जो स्पेस चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है। राइट। सॉरी, ऑटो एडजस्टमेंट इन द सेंस। हाँ,
मैं आपकी बात नहीं समझा, ऑटो रजिस्टर आप क्या बोल रहे हो? हाँ, सो नहीं, वो आपको फिर सोच के रखना पड़ती है लिमिट अपनी, कि उससे अगर एक्सीड करेगा तो वो एक्चुअली क्वेरी अलाउ ही नहीं करेगी उसको डालने का। ठीक है, ये कैरेक्टर लिमिट का ये वाला कंसेप्ट रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम नेम वगैरह में 100 लेते हैं, एंड यूजुअली इतना ही रहता है। ठीक है ना? हम्म, बिल्कुल। आपने जैसे कई बार फॉर्म्स में ये भी देखा होगा कि कैरेक्टर मेंशन होते हैं, इतने ही कैरेक्टर इसमें आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि लिमिट इतनी ही लगी हुई है। ठीक है ना? हाँ, क्या? ठीक है, हमने डिपार्टमेंट डाल दिया। डिपार्टमेंट से पहले लेट्स डू डिपार्टमेंट आईडी एज वेल, फ्यूचर में काम आएगी वो। लेट्स डू डिपार्टमेंट आईडी एज वेल, इट विल बी इन। ठीक है, एंड इसके बाद डाल दे स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन डाल दी मैंने, बी वेर केयर एंड स्पेशलाइजेशन अगेन मैं 20 दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। एंड जब आप क्वेरी को एंड कर रहे हो इन द लाइक सेंस व्हेन टेबल बनाते हो क्वेरी को एंड कर रहे हो, हिट एंटर, बैकस्पेस, एंड यहाँ पे आपकी क्वेरी एंड हो जाती है। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन बता देता हूँ, यहाँ पे मेरी क्वेरी एंड हो गई। ठीक है, अब आप इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर सकते हो, एग्जीक्यूट होगी, आपको टेबल बनेगा, सब कुछ होगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं एग्जीक्यूट करने से पहले आपको क्योंकि रिकैप भी दे रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है ये सारी चीजें, तो मैं अगर कंसेप्ट पे चला जाता हूँ, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि आप क्या कंडीशंस, क्या रूल्स लगा रहे हो हर एक कॉलम के ऊपर। ठीक है, तो जो मेन कंस्ट्रेंट्स होते हैं, दो आर प्राइमरी की, फॉरेन की, ठीक है, देन यू हैव चेक, डिफॉल्ट एंड नॉट नल, यूनिक। ये 6 आर योर मेन कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ कंसेप्चुअल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे कंपोजिट की, योर कैंडिडेट की। सर कंसेप्चुअल होते हैं, आप एक्चुअली डेटाबेस में इनको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, बस पता होने वाली चीज होती है ये। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास 6 मेन कंस्ट्रेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंस्ट्रेंट आता है और सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट आता है प्राइमरी की। हाँ, ये सारा डीडीएल का पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज बेसिकली, इसकी दो प्रॉपर्टीज ये कैरी करता है, यूनिक एंड नॉट नल। ठीक है, जो भी जिस भी कॉलम को आप प्राइमरी की बनाएंगे, वो हर एक वैल्यू उसकी यूनिक होगी, एंड कोई भी वैल्यू एम्प्टी नहीं होगी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है आपकी प्राइमरी की। ठीक है, अब प्राइमरी की बनाया किस कॉलम को जाता है? वी हैव टू लुक फॉर अ कॉलम जो कि, सॉरी, नहीं, लिंक के लिए तो बात की बात है, रेफरेंस के लिए तो फॉरेन की से आप रेफर करोगे उसे, वो तो बात की बात है। ठीक है, आप एक सिंपल एक ही टेबल बना रहे तो उसमें प्राइमरी की किसको बनाओगे? हाँ, सो हमें यही देखना है कि कौन सा ऐसा कॉलम है जिसमें हर एक वैल्यू यूनिक होगी, और उसको अगर हमने एम्प्टी छोड़ा तो उस रिकॉर्ड की वैल्यू ही नहीं है कुछ। राइट, तो यहाँ पे हमने जैसे आईडी है हर एक डॉक्टर की, राइट, उसको ही अगर हमने एम्प्टी छोड़ा, सो वी डोंट नो कि वो डॉक्टर कौन है क्या है, राइट, क्योंकि उसकी हर एक इंफॉर्मेशन उसी आईडी से लिंक्ड होगी। राइट, एंड ये यूनिक भी होगी क्योंकि हर एक डॉक्टर को हमें डिफरेंट आईडी देनी पड़ेगी। राइट, तो इन दिस केस हमारा जो आईडी है वो बन सकता है प्राइमरी की। ठीक है, बनाने के लिए सिंपली इंच के आगे ही वी विल टाइप इन प्राइमरी की। ठीक है, सिंपल, क्लियर। अब फॉरेन की अभी हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसके लिए दो टेबल ऑलरेडी, मतलब एक टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट में चाहिए हमें। ठीक है, बट हम बाकी उस पे कंस्ट्रेंट्स पे चलते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा कंस्ट्रेंट है दैट इज कॉल्ड यूनिक। और जो मैंने बताया प्राइमरी की दो प्रॉपर्टीज है, यूनिक एंड नॉट नल। ठीक है, हम उसको सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं। यूनिक का मतलब किसी भी कॉलम पे आप यूनिक लगाओ, उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी इंडिविजुअल यूनिक वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब सिर्फ यूनिक लगाने का मतलब है कि उसमें एम्प्टी वैल्यूज हो सकती हैं, एम्प्टी वैल्यू में कोई इश्यू नहीं है, बट जितनी वैल्यूज प्रेजेंट है वो सारी यूनिक होंगी। ठीक है, सो वी कैन पुट योर यूनिक का तो यहाँ पे, हाँ, एम्प्टी वैल्यू भी सिंगल ही हो सकती है कि एक ही एम्प्टी वैल्यू अलाउड है। बेसिकली आपका यूनिक वाला ना फैक्टर वहां पे ज्यादा यूज होता है जब आप हेडर नहीं दे रहे हो उसे। ठीक है, जो आपका कॉलम है उसका, जैसे हम तो यहाँ पे कॉलम का नेम बनाते हैं,
कई सारे केसेस में जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ऐसा आएगा कि कॉलम में नेम्स नहीं है, सिर्फ टेबल बना हुआ है। ठीक है, जब आप डेटा इंपोर्ट कर रहे हो कहीं से, ठीक है, अभी तो हम क्रिएट कर रहे हैं सारा, राइट। जब सीएसवी फाइल से डेटा इंपोर्ट कर रहे हो या आपने एक्सेल से डेटा इंपोर्ट कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है, जब हमने वहां पे कॉलम के नेम डिफाइन कर रखे होते हैं ना, वो एज अ वो आते हैं आपके मेन डेटा आता है। ठीक है, कॉलम का नेम नहीं आ पाता, वो एज अ मेन डेटा आता है। ठीक है, तो उस केस में सर सर आपकी स्क्रीन ना विजिबल ही नहीं है। विजिबल नहीं है स्क्रीन मेरी? नहीं। लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरे को तो विजिबल है यहाँ पे। अब विजिबल है क्या? नहीं सर अभी भी नहीं है। नहीं विजिबल है। हाँ अब हो गई, अब हो गई। हो गई ना, ठीक है, ओके। हाँ जी। ठीक है, विजिबल है ना स्क्रीन? यस सर। ओके, ठीक है। ओके, सो हम बात कर रहे थे यूनिक की। ठीक है, यूनिक वैल्यूज मैंने बताया, जब हेडर्स हमारे पास बनाने होते हैं हमें, तो पहली रो, अगर हम इंडेक्सिंग की रो भी रखते हैं, तो वहां पे हमें यूनिक लगाना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहली जो वैल्यू होगी उस रो की, वो एम्प्टी रहती है। जैसे हमने सीरियल नंबर की एक रो बनाई हुई है, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे अब उसका जो सीरियल नंबर वाला कॉलम है, जो मेन उसका वो है, यू कैन से कॉलम नेम है जो, ठीक है, वो मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है, क्योंकि जितने भी हम सीएसवी में वर्क कर रहे हैं, एक्सेल में वर्क कर रहे हैं, सीरियल नंबर हमें बाय डिफॉल्ट देता ही है, तो हम वो नहीं क्रिएट करते हैं, राइट। तो उसके लिए एम्प्टी वो आ जाता है, तो उसमें हम यूनिक लगाएंगे, सीरियल नंबर यूनिक होंगे सारे के सारे, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस एक हमारे पास एम्प्टी वैल्यू रहेगी जो कॉलम के नेम वाली है। तो उस केस में हम उसको हैंडल करने के लिए यूनिक का यूज करते हैं। ठीक है, यूनिक समझ आया। अब हम यूज करते हैं नॉट नल की। देखो, यूनिक इसमें हम कहीं पे लगा नहीं सकते, कुछ भी ऐसा है नहीं जो यूनिक हो, राइट, क्योंकि नेम भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी यूनिक हो सकता है, डिपार्टमेंट आईडी डेफिनेटली यूनिक हो सकता है। नहीं, मल्टीपल डॉक्टर सेम डिपार्टमेंट में भी वर्क कर सकते हैं, तो यूनिक कैसे होगा, है ना। एंड अगेन डिपार्टमेंट का नेम, क्योंकि मल्टीपल डॉक्टर्स एक डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो वो भी यूनिक नहीं हो सकता। एंड सिमिलरली विद स्पेशलाइजेशन, डॉट ऑफ सेम स्पेशलाइजेशन भी हो सकती है ना। तो इसमें यूनिक का कहीं पे यूज नहीं है। ठीक है, अगला हमारे पास आता है नॉट नल। नॉट नल का बेसिकली मतलब कि जो भी वैल्यूज है वो कुछ ना कुछ फिल होनी ही चाहिए, एम्प्टी वैल्यू नहीं अलाउड है उसमें। ठीक है, सिंपल मतलब है कि एम्प्टी वैल्यू नहीं अलाउड है उसमें। तो डॉक्टर के नेम पे हम नॉट नल लगा सकते हैं कि वो एम्प्टी नहीं हो सकता है, तो लगाने के लिए सिंपली नॉट नल। ठीक है, नॉट नल हमारा ग्रेड आउट रहता है। ठीक है, ये जैसे एसक्यूएल की कलर फॉर्मेटिंग है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो हमारा ग्रेड आउट ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से नॉट नल लगाते हैं कि नाम हमारा एम्प्टी नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक है, उसके बाद हमारे जो दो और चीजें बचती हैं, दोज आर चेक एंड डिफॉल्ट। ठीक है, चेक से पहले एक बार डिफॉल्ट पढ़ लेते हैं, डिफॉल्ट सिंपलर है, चेक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, डिफॉल्ट क्या है कि किसी भी कॉलम की हमें डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे। ठीक है, कि अगर उस कॉलम में कुछ भी वैल्यू फिल नहीं हुई है, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी अपने आप। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम इस टेबल की बात करें, तो ऐसा सच कुछ है नहीं जहां पे हम डिफॉल्ट दे पाए। एक कॉलम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एक हम एड्रेस का कॉलम क्रिएट कर देते हैं। एड्रेस वो है इसका, एड्रेस कीवर्ड है, तो हमें कुछ और डालना पड़ेगा। लेट्स डू डॉक एड्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो उसे लगाने के लिए सिंपली डिफॉल्ट एंड देन वैल्यू। ठीक है, अब इसमें दो तरीके से आप वैल्यू दे सकते हो। अगर आपको सिंपल एक स्ट्रिंग देनी है कि हाँ यही ही वैल्यू है, तो आप कोट्स लगाओ, उसके अंदर लिख दो वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है,
बट अगर आपको कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है कि आपको दो स्ट्रिंग जोड़नी है या एक प्रॉपर एक्सप्रेशन है आपको, तो वो ब्रैकेट के अंदर आता है, ठीक है। तो अभी मेरे को स्ट्रिंग ही देनी है सिंपली, सो आई विल टाइप इन लेट्स से देन, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया कि एड्रेस अगर एंट्री होते हुए आया डॉक्टर का तो वो रहेगा, अगर एंट्री करते हुए एड्रेस नहीं डाला डॉक्टर का तो डिलीट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। ये होता है हमारा डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट चेक। चेक मतलब एक कॉलम के ऊपर हम कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। एक कॉलम के ऊपर हम कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चेक लगाना भी किसी में मुश्किल है, लेट्स डू वन थिंग, एक कॉलम और डिफॉल्ट में कंडीशन, हाँ बिल्कुल ला सकते हो, ठीक है। बट नहीं नहीं, उसके लिए पैरेंथेसिस तो यूज होंगे, वो आपका उसमें चला जाएगा मैनिपुलेशन वाले पार्ट में ना, तो उसमें और कमांड्स भी यूज होंगी, आप सिर्फ डिफॉल्ट और चेक को यूज करके ये नहीं कर सकते कि अगर ये है तो ये हो, ये हो तो ये हो, ठीक है। तो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ते हैं ना, उस तरीके से हो जाता है, वो मैनिपुलेशन का पार्ट है, ठीक है। जब हम उस पर आएंगे तब पढ़ेंगे, क्लियर, ठीक है। तो अब हमें करना है चेक। चेक इज बेसिकली यू आर पुटिंग अ कंडीशन ऑन अ कॉलम, अ कंस्ट्रेंट ऑन अ कॉलम, कि जो भी डेटा इस कॉलम के अंदर आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। और जो डेटा है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमारा एसक्यूएल रिजेक्ट कर देगा कि ये डेटा लूंगा ही नहीं मैं, ये नहीं कि सिर्फ उस कॉलम का नहीं लूंगा, पूरी ही रो नहीं लूंगा, ठीक है। तो उसको लगाने के लिए लेट्स डू वन थिंग, एक और कॉलम बना लेते हैं। मैंने कॉलम बना दिया सैलरी का, ठीक है। इट इज इंट एंड इसमें मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे सॉरी कॉमा आएगा एक, एंड इसमें मैं लगाऊंगा चेक, ठीक है। अब चेक क्या लगाता हूं मैं कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, जीरो सैलरी नहीं हो सकती किसी की भी, ठीक है। सिंपल सा एक चेक लगाऊंगा। अब मैंने बताया क्योंकि चेक में डिफॉल्ट के केस में किसी में भी इफ यू आर पुटिंग इन एक्सप्रेशन तो ब्रैकेट के अंदर आता है, सिंपल स्ट्रिंग्स आपकी नॉर्मली आप लिख सकते हो, एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू सैलरी, ये एक्सप्रेशन है ना, इसके अंदर हम जो कॉलम का नेम है उसी से वैल्यू उठा सकते हैं, ये मतलब जो भी वैल्यू आएगी उस कॉलम में वो यहाँ पे सैलरी को रिप्लेस कर देगी, गेटिंग माय पॉइंट। कि मान लो सैलरी की जब एंट्री हो रही है, सैलरी लेट से डाली हमने 5,000 10,000 कुछ भी डाली, ठीक है। सो जो यहाँ पे सैलरी का ये वर्ड, ये वाला सैलरी है जो, ये तो कॉलम का नेम हो गया आपका, तो ये वाला सैलरी वर्ड है, ये एक्चुअली उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा जो भी उस टाइम पे वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो वी विल डू सैलरी शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड क्लोज एंड देन, ठीक है। हमने चेक लगा दिया, ये हमारा यहाँ पे टेबल बन के बेसिकली टेबल के लिए क्वेरी बन के रेडी है, तो एग्जीक्यूट करोगे आपका टेबल बन जाएगा। सॉरी चेक, हाँ चेक कंडीशन के लिए होता है कि हमें एक कॉलम के ऊपर कुछ स्पेशल कंडीशन लगानी है, उसके लिए होता है, ठीक है। तो अब वी कैन एग्जीक्यूट इट, वी गॉट कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। आई थिंक एग्जीक्यूट हो गया ना, लेट्स चेक दैट। हम DB2 के अंदर जाएंगे, हम टेबल्स के अंदर जाएंगे, ये रहा हमारा डॉक्टर्स का टेबल, वी विल ओपन दैट एंड कॉलम्स को देखेंगे, तो ये रहा हमारे सारे कॉलम्स, ठीक है। और इसमें देखो जो आईडी है, मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में लाने का ट्राई करता हूँ, जो आईडी है उसके आगे एक तो की का साइन आ रहा है, इज इट रिप्रेजेंटिंग ये प्राइमरी की है, प्लस साथ में लिखा भी हुआ है पीके, पीके मतलब प्राइमरी की, ठीक है। उसके बाद उसका डेटा टाइप लिखा होता है कि वो किस टाइप का हमारा कॉलम है, सो इसमें लिखा हुआ है इंटीजर, एंड उसके बाद लिखा होता है नॉट नल, क्योंकि प्राइमरी की है तो नल नहीं हो सकता ये, ठीक है। उसके बाद हमने डॉक्टर का नेम डाला था, वही डेटा टाइप आ रहा है varchar 100 एंड देन नॉट नल, क्योंकि इसमें हमने नॉट नल की कंडीशन लगाई थी, ठीक है। उसके बाद जितने भी आप देखोगे कि जो इंट है जो एवरीथिंग है उसमें सब में नल आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने नॉट नल की कंडीशन लगाई तो ये नल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप एक कॉलम पे एक ही कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, ठीक है। आप एक कॉलम पे डिफॉल्ट, चेक, नॉट नल, यूनिक सब कुछ साथ में भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लिखते जाओ और सारे कंस्ट्रेंट साथ में लग जाएंगे उस पर, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे विजिबल नहीं होते हैं, जो भी आपने जैसे चेक लगाया है डिफॉल्ट लगाया वो यहाँ पे विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। वो जब आप टेबल को डिस्क्राइब करोगे जो हम आगे जाके देखेंगे उसी में विजिबल होते हैं सिर्फ, क्लियर, ठीक है। तो हमारा टेबल बन गया है। अब
ठीक है, अभी टाइम है, आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है ना? बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं है या कुछ इश्यू तो नहीं है? क्योंकि आप लोगों का तो रिपीट ही हो रहा है, बाकी को है ना, आपका भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमने एक टेबल बना लिया। अब लेट्स डू वन थिंग, एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, इसी में थोड़े से मॉडिफिकेशन कर लेंगे। हम एक टेबल क्रिएट करते हैं डिपार्टमेंट्स का, ठीक है? तो डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब क्योंकि इस टेबल को हमें लिंक करना है डॉक्टर वाले टेबल से, राइट? हमने उल्टे ऑर्डर में बनाया है, मैंने रियलाइज किया हमने उल्टे ऑर्डर में बनाया, पहले हमें डिपार्टमेंट बनाना चाहिए था, फिर वो बनाना चाहिए। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल ये मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस टेबल को लिंक करेंगे डॉक्टर्स वाले टेबल से, ठीक है। डॉक्टर वाले टेबल में प्राइमरी की क्या है? हमारा आईडी, आईडी, राइट? तो डॉक्टर की जो भी आईडी है वो हमारी प्राइमरी की है। एक्चुअली में क्या होना था कि हमें डिपार्टमेंट का टेबल पहले बनाना था, ताकि हमें डिपार्टमेंट की आईडी एक प्राइमरी की मिल जाए, फिर हम डॉक्टर्स वाले टेबल में उसको यूज कर सके लिंक करने के लिए, ठीक है। हमने उल्टा कर दिया। इसी चीज के लिए ईआर डायग्राम ड्रॉ किया जाता है पहले, कि ऐसे मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि अब अगर हमें मिस्टेक फिक्स करनी है तो हमें वो टेबल मॉडिफाई करना पड़ेगा, या ड्रॉप करके या ऑल्टर करके, जैसे भी। वो एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ गया हमारे लिए बेसिकली, ठीक है। अब एग्जाम्पल है तो फर्क नहीं पड़ता, बट जो आप रियल कंपनी में वर्क कर रहे हो तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज से, ठीक है ना। सो हम इसको देते हैं डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है, ठीक है। अब क्योंकि हमने डिपार्टमेंट आईडी ऊपर दे दी, हम इसको सिर्फ आईडी कर देंगे, ठीक है। इसको हम डिपार्टमेंट नेम कर देते हैं, एंड बाकी सबको ये काम करते हैं हटा देते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। हमने सिंपल बनाया डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड आईडी, आईडी इज फॉर डॉक्टर आईडी। तो हमें बनानी है फॉरेन की, ठीक है। जो आईडी वाला हमारा कॉलम है वो इस वाले टेबल में एंड डॉक्टर्स वाले टेबल में सेम है, एंड डॉक्टर्स वाले टेबल में वो बना हुआ है हमारा प्राइमरी की। तो ऐसा कॉलम जो कि दूसरे टेबल के लिए हमारा प्राइमरी की हो, वही इस टेबल के लिए फॉरेन की हो सकती है, ठीक है। अगर आपने उस टेबल में उसको प्राइमरी की मेंशन ही नहीं किया है तो इस टेबल में आप उसे फॉरेन की नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि प्राइमरी की आप जो भी बना रहे हो वो दूसरे टेबल से कॉलेबल भी हो, ठीक है ना। इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है, ओके। सो इसको फॉरेन की बनाने के लिए क्या करेंगे? सेम जैसा लिखा था वैसे ही लिखा रहेगा, प्राइमरी की जगह वी विल राइट फॉरेन की, ठीक है। सो फॉरेन की, वी हैव क्रिएटेड फॉरेन की, ठीक है। अब काम यहीं पे खत्म नहीं हुआ। जब हम फॉरेन की क्रिएट कर रहे हैं, हमें फॉरेन की को बताना पड़ता है कि वो लिंक कहाँ पे जाके होगी, क्योंकि फॉरेन की इज फॉर लिंकिंग, है ना। वो टेबल्स को लिंक करती है। अब हमने बोल तो दिया कि ये वाला जो कॉलम है वो फॉरेन की है, लेकिन जो फॉरेन है, जो इसमें मेंशन है फॉरेन की, जो आउटसाइड टेबल है जिससे लिंक होना है, वो क्या है वो मेंशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसके लिए वी यूज अ कीवर्ड कॉल्ड रेफरेंसेस, ठीक है। इसके बाद वी विल राइट रेफरेंसेस, रेफरेंसेस, हाँ, स्पेलिंग्स में थोड़ा सा देखना, मैं स्पेलिंग थोड़ी सी मेरी ऐसी है, बट विल राइट रेफरेंसेस, ठीक है। रेफरेंसेस के बाद एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसके अंदर हम कॉलम्स को मेंशन करेंगे, ठीक है। सो द फॉर्मेट इज पहले टेबल का नाम, जो भी टेबल है, एंड उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम का नाम, ठीक है। तो हमारा टेबल का नाम था डॉक्टर्स, आई थिंक डॉक्टर्स क्रिएट किया था हमने, हाँ डॉक्टर्स हमने क्रिएट किया, डॉक्टर्स के अंदर आईडी, तो वी विल राइट इन डॉक्टर्स एंड इसके अंदर हमारा आईडी कॉलम है, ठीक है। अब देखो कई बार ना ये इशू देता है कि वो रेफरेंसेस को इनवैलिड बता रहा है, ठीक है, कि वो बोल रहा है कि डॉक्टर से टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, बट वो कभी कभी इशू रहता है। एक बार आप रन करके देख लो, अगर रन करने के बाद भी इशू आता है, फिर हमें फिगर आउट करने की नीड है कि कहाँ पे इशू आया है। अगर आप भी ये वाली चीज ना, तो एक बार आप स्पेलिंग्स वगैरह वेरीफाई कर लो। तो DOCTORS एंड DOCTORS, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमने इसको फॉरेन की बनाया, ठीक है। इसको वी विल एग्जीक्यूट, एंड देखो वहां पे ऊपर एरर बता रहा था
स्टिल एग्जीक्यूट हो गई है ना। अब एक्चुअली में हाँ हाँ हम्म हाँ मतलब वैल्यूज अगर सेम है तो डजंट मैटर, डॉक आईडी कर सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। हाँ पॉइंट इज जो वैल्यूज है वो सेम रहनी चाहिए जब एंट्रीज कर रहे हैं, तो जो डॉक्टर आईडी वहां पे है वही आईडीज यहाँ पे होनी चाहिए। कि इट्स नॉट लाइक कि जैसे मान लो वहां पे आपने किया इन द फॉर्मेट ऑफ D12, ये आपकी आईडी है, यहाँ पे आप लिख रहे हो doc12, तो वो नहीं अलाउड होगा। ठीक है, वैल्यूज सेम होनी चाहिए बेसिकली। हम्म हम्म। नहीं नहीं, डिपार्टमेंट की आईडी तो हम डिपार्टमेंट आईडी ऊपर चला गया। आप क्या बोल रहे हो, समझ आ गया ना। ठीक है, डिपार्टमेंट की जो आईडी है वो तो ऊपर चली गई, वो तो अलग है। यहाँ पे जो जो डॉक्टर प्रेजेंट है उन्हीं की आईडी डल रही है, तो वो फॉर्मेट सेम होगा। जब आप फॉर्म की से लिंक कर रहे हो तो फॉर्मेट उसका सेम रहेगा। इट्स नॉट लाइक कि जैसे मैं बताया D12 और doc12 नहीं कर सकते आपसे। D12 है तो D12 भी रहेगा दोनों जगह पे, doc12 है तो doc12 भी रहेगा दोनों जगह पे, बिल्कुल सेम। वो तभी तो वो रेफरेंस कर पाएगा ना अलग अलग रोज को, कि यहाँ पे कौन सी रो है वो वहां से किस रो से लिंक हो रही है, वो तभी रेफरेंस कर पाएगा। ठीक है ना। तो हमारा ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे आगे देखोगे, अगेन हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार इसे, तो एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। databases, we have testdb2 and tables। इसके अंदर हमारा डॉक्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स दोनों आ गया। डिपार्टमेंट्स को आप खोल के इसके कॉलम्स को देखोगे तो सी पहला वाला जो कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, वो सेम जैसे प्राइमरी की का पहले आया था वैसे आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे आईडी को फॉरेन की बनाया था। तो इट्स अ सिंबल ऑफ दिस कि लाइक राइट साइड की है वो, एंड फॉरेन की एफ के लिखा आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से रेफरेंस, और फॉरेन की में नल हो सकती है वैल्यूज, स्टिल यूनिक होनी चाहिए बट नल हो सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें डिजाइन करना पड़ता है। क्लियर है, क्लियर है, सबको क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद ना मैं आपको ईआर डायग्राम को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए लेट मी क्लोज द मैग्नीफायर। इसमें अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑल्टर कमांड वगैरह आते हैं। तो जो आपका DDL पार्ट है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, उसमें ऑल्टर वाला पार्ट बचता है बस थोड़ा सा, वो वाला और है। इसके बाद ऑल्टर, ड्रॉप, ऐड, ये वाले सारी कमांड बचती हैं, वो कल करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ईआर डायग्राम का थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। और ईआर डायग्राम में ना एक्चुअली डेप्थ होती है, कि ऐसा नहीं है कि आप जो मैं बता रहा हूँ वो पूरा ऑल अबाउट ईआर डायग्राम है, नहीं। मैं अभी आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना हमने उसमें क्वेरी वाइज किया है। ठीक है, उतना ही ईआर डायग्राम वाला पार्ट बता रहा हूँ। तो लेट मी ओपन, ओके यहाँ पे बना भी हुआ है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो इसमें अभी तक हमने टेबल्स बनाए हैं, फिर कॉलम्स बनाए हैं, प्राइमरी की बनाई है, राइट। तो इन तीनों चीजों का रेफरेंस कैसे किया जाता है, जो टेबल्स है उनको हम कहते हैं एंटिटी। इन द केस ऑफ ईआर डायग्राम, टेबल्स को हम कहते हैं एंटिटीज। ठीक है, तो एंटिटीज आपकी सिंपली एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, देन कम्स द एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स। जितने भी उस टेबल के कॉलम्स हैं वो सारे उसके होते हैं उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स। ठीक है, वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं आपके एक ओवल से। ठीक है, अब जब आप इसको एक ईआर डायग्राम बना रहे हो तो रेक्टेंगल के अंदर या ओवल के अंदर उस एंटिटी या एट्रीब्यूट का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो लेट्स इमेजिन कि यहाँ पे कुछ भी नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ भी नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब जितने भी एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं उन्हीं में से कोई एक एट्रीब्यूट आपका प्राइमरी की होगा, राइट। तो जो भी एट्रीब्यूट आपका प्राइमरी की होता है, यू जस्ट अंडरलाइन द नेम, ये बन गया आपका प्राइमरी की। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल एट्रीब्यूट, कुछ भी लिखा हुआ है अंदर। ठीक है, एंड द एट्रीब्यूट जिसमें नाम अंडरलाइंड है वो बन गया आपका प्राइमरी की। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि जैसे जैसे हम टेबल्स एंड डेटाबेस बिल्ड करते जा रहे हैं, आप साथ साथ उसका एक ईआर डायग्राम बनाते चले।
ठीक है, जितने भी हम डेटाबेसेस बनाएंगे, हम मल्टीपल डेटाबेसेस पे वर्क करेंगे, डेटा इंपोर्ट करेंगे, काफी कुछ करेंगे, ठीक है। तो आप उसको साथ साथ एक ईआर डायग्राम बनाते चले, ताकि आपको ईआर डायग्राम की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिकल और ईआर डायग्राम के क्वेश्चंस तो मैं देता रहूंगा, तो वो करते रहेंगे हम, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं आप, ठीक है। तो कुछ डाउट्स हैं किसी को कोई? हाँ बोलिए बोलिए। लेट्स सपोज अभी जैसे हमने दूरी बनाई है हाँ और आपने जैसे बोला कि ये तो फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, बट कंपनीज में हमारे पास सिंगल एंटिटी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिल्कुल। इन दैट केस हमने एक स्क्वायर बनाया टू रिप्रेजेंट द एंटिटी एंड उसके 100 ऑफ ओवल्स को हम कलेक्ट करेंगे टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स एंड this is only for a single entity. Single entity. Or you can say a single Table, yeah. And in a database, we are There will having be like hundreds, thousands of tables. thousands of tables. बिल्कुल। Then how is it possible to create a ER diagram for that particular database? हाँ, उसमें क्या पॉइंट आता है कि पहली बात, जो ईयर डायग्राम यू हैव टू मेक ना, पेन पेपर पे नहीं बनता है, सॉफ्टवेयर होते हैं प्रॉपर, ठीक है। और ड्रो.io है, एंड देयर मल्टीपल सॉफ्टवेयर, कंपनी अपने अपने सॉफ्टवेयर भी यूज करती है, तो वो होता है, ठीक है। सेकंड थिंग, जो क्वेरी रन कर रहे हो, कई कंपनीज में क्या होता है, जब आप क्वेरी रन करते हो, वो साथ साथ ये डायग्राम बनाता बिल्ड करता चलता है आपका, ठीक है। तो आपको मैन्युअली टाइप नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हाँ, ऑटोमेटेड रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि जब आप एक ईआर डायग्राम को जैसे स्टडी करने में भी इशू आएगा, जब इतनी सारी चीजें हैं, तो उसको सिर्फ देखने में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होगा वो, राइट। तो उसके लिए मैक्सिमम सॉफ्टवेयर क्या ऑप्ट इन करते हैं, हवर बेस अप्रोच ऑप्ट इन करते हैं, कि जिस एंटिटी पे आपने हवर किया है वो एंटिटी विजिबल हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है, हाँ, सिर्फ उतना पार्ट आपको शो होगा, ठीक है। एट्रीब्यूट्स भी उसमें ना डिवाइड हो जाते हैं, जैसे अगर आपने एंटिटी के ऊपर हवर किया हुआ है, तो आपको उसकी सिर्फ प्राइमरी की एंड फॉरेन की दिखेंगी, ठीक है। हाँ, भाई पढ़ पाना ही पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इतना ज्यादा एक साथ इनटेक ही नहीं कर सकता ना। तो उसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशंस हैं, कि जब एक ईआर डायग्राम देखते हैं ना, मतलब पूरा ग्रेड आउट रहता है वो डेफिनेटली, बट जब हवर कर रहे होते हो तो उतना उतना पार्ट आपको विजिबल होता है। तो इट्स नॉट लाइक कि जैसे मान लो आपको एक कनेक्शन ट्रेस करना है, तो आप अपना माउस से कनेक्शन आराम से ट्रेस करो, एंड सिर्फ जो उस कनेक्शन से लिंक्ड चीजें हैं वही वही आपको विजिबल होती चली जाएंगी। मैंने जब पढ़ा था उस टाइम पर 14-15 डायग्राम्स बताए गए थे, ईआर है, फ्लो एंड ऑल यूज केसेस है। तो बेसिकली ईआर ही हमारा मेनली यूज होता है। एसक्यूएल के बेसिस में ईआर यूज करते हैं। जो फ्लो चार्ट है, यूज केस है, वो जब आप एक पूरा प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होते हो तब सारे चार्ट्स आते हैं। बिफोर डिजाइनिंग नहीं नहीं, मान लो जैसे किसी क्लाइंट ने आपको कुछ बोला कि मेरे को ऐसे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट। उसके अंदर डेटाबेस आएगा, प्रोग्रामिंग आएगी, यूआई आएगा, सब कुछ आएगा, राइट। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग टाइप ऑफ चार्ट यूज किए जाते हैं। जैसे अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो उसमें फ्लो चार्ट यूज किए जाते हैं, ठीक है। जब आपको क्लाइंट प्रेजेंटेशन होती है, जब आपका जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो जाता है, तब यूज केस डायग्राम भी दिया जाता है कि हाँ इसका ये यूज केस है, इसी तरीके से इसमें फ्लो होता है, राइट। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द डेटाबेस, देन ईआर डायग्राम इज द बेस। एंड जब पूरे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की बात कर रहे हो, तब आपके अलग अलग जितने भी होते हैं वो सारे बहुत सारे होते हैं, और 26 तो आप बहुत कम बता रहे हो, उसमें भी ज्यादा होते हैं। हाँ हाँ हाँ, 26 बाय डिफॉल्ट होते हैं, एंड उसके ऊपर भी बहुत सारे होते हैं। जब आप अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के मॉडल्स में जाते हो एंड इन डेप्थ जाते हो, जो वाटरफॉल मॉडल वगैरह होते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग चेंज होते रहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के अपने खुद के वो होते हैं, चार्ट्स होते हैं, हर एक चीज के होते हैं, टेस्टिंग के अलग अलग होते हैं। तो उस तरीके से होता है। फॉर डेटाबेस सिर्फ ईआर डायग्राम आपको नेसेसरी है, ठीक है। एंड इनफैक्ट नॉट फॉर डेटाबेस, लाइक पावर बीआई में जब जाओगे ना, तब भी वो ईआर डायग्राम वाली ही चीजें हैं सारी। पावर बीआई भी बस लेट्स से जैसे एक्सेल है बेस, उसका थोड़ा एडवांस वर्जन यू कैन से एसक्यूएल है, एंड उस एसक्यूएल को पढ़ने के लिए, क्योंकि बिलियंस ऑफ रोज होती हैं उसके अंदर, मैन्युअली तो पढ़ोगे नहीं, तो पावर बीआई इज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ दैट, ठीक है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? किसी को भी? हाँ बोलिए। देखो, जो मैं यूज करता हूँ दैट इज कॉल्ड draw.io, ठीक है। draw.io में आपको हर तरीके का चार्ट मिल जाएगा, फ्लो चार्ट, अपना जो यूज केस चार्ट है, या फिर ईआर चार्ट है, और उसके अलावा हम नेटवर्क चार्ट्स यूज करते हैं, वो सब होते हैं।
बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, सब कुछ मिल जाएंगे आपको। draw.io ये वेब बेस्ड भी है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड के लिए भी अवेलेबल है इसका। मेरे विंडोज में नहीं होगा आई गेस में, अगर आपको दिखाना भी चाहो विंडोज में नहीं है, बट बेसिकली मैं विंडोज बाय डिफॉल्ट यूज नहीं करता, मैं लिनक्स यूज करता हूँ ना, तो लैपटॉप में लिनक्स ही है, तो उसमें है। इफ यू वांट 2 मिनट रुकोगे, मैं शो भी कर दूंगा कैसा सॉफ्टवेयर है वो। .io यूज किया ही होगा सबने ज्यादातर ना। हाँ, तो वही मेरे को बेस्ट लगता है। एंड उसके सॉफ्टवेयर वर्जन में तो इनफैक्ट यू कैन लाइक ऐड इन प्लगइन्स एज वेल, तो वो बेटर रहता है। उसके अलावा बहुत सारे हैं, मैंने लाइक जब एक्सप्लोर कर रहा था मैं कौन सा मेरे को सबसे ज्यादा सूट करता है, मैंने बहुत सारे देखे थे, तो नाम इतने ज्यादा याद नहीं है। हाँ बहुत है, बट ठीक है, क्लियर और गुड आउट। सर मैं वो अपना मैक पे आप इंस्टॉल करवा Sure. करवा दूंगा, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं हो रहा है। बिल्कुल 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 हो जाएगा वो। नहीं वो वर्चुअलाइजेशन से कर देंगे, अगर डायरेक्टली नहीं होगा तो। वैसे डायरेक्टली जैसे सर कह रहे हैं, अगर जैसे प्लेट आ गया है पहले वो चेक कर लेंगे, डायरेक्टली वाला होगा तो ठीक है, वरना वर्चुअलाइजेशन से हो ही जाएगा। वो तो मेरा टेस्टेड है कि वर्चुअलाइजेशन से हो जाता है। ठीक है, तो क्लास से थोड़ा सा पहले आ जाना, ताकि आप जब क्लास में आओ तो आपका रेडी हो। हाँ ठीक है, वो 11 क्लास है 10:30। ठीक है, ओके, थैंक यू।